राजनाथ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आप हमारे माध्यम से आपको देश भर में 20 चैनलों के द्वारा देखा जाएगा। हम लोग 15 भाषा में आपको देश भर में जो है उपस्थित हैं। मेरा पहला सवाल, आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो मैंने कहा पहला एक लार्जर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछले अगर मोदी सरकार की उपलब्धियां देखी जाएँ तो आप लोगों ने बहुत काम किए। आप लोगों ने आर्टिकल 370 को रिपील किया, CA लाए, 33% विमेन रिजर्वेशन भी आया, सबसे बड़ा इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हुई। तो ये सब तो पिछले आपकी उपलब्धियों के बारे में हो गया। अब के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी चीज़ें आप क्या लेकर आएंगे? वैसे इस बार के मैनिफेस्टो का जहाँ तक प्रश्न है, जब वो रिलीज़ होगा उस समय मैं समझता हूँ सारे देश को जानकारी हो जाएगी। अभी अंडर कंसिडरेशन है। अब सारी चीज़ें लगभग पूरी होने की हद तक पहुंच गई हैं और हमारा, मैं समझता हूं कि आज के 7-8 दिन के बाद ही हम लोग अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे। मैनिफेस्टो का हम लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैनिफेस्टो में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो जनता के साथ वादे करे अक्षरशः उन वादों को पूरा करे, क्योंकि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के कृति और कथन, वर्ड्स और डीड, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से पहले एक जनता का विश्वास कहीं न कहीं कम हुआ है। यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुई इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चाहे 2014 में अथवा 2019 में जो भी हम लोगों ने कहा, उसका अक्षरशः पालन किया है। और इस बार भी मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राहुल जी, इस बार भी मैनिफेस्टो में हम जो कहेंगे अक्षरशः हम उसका पालन करेंगे। तो इस बार चर्चा में मैं शुरुआत करता हूं। पहले इस बार चर्चा में बहुत रहा है वन नेशन वन पोल, तो क्या ये मैनिफेस्टो में होगा? क्या 2029 में हमारा देश जो है वन नेशन वन पोल की ओर बढ़ रहा है? आपका पर्सनल मत भी मैं जानना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत मत यदि जानना चाहते हैं ना, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह होना चाहिए, वन नेशन वन पोल होना चाहिए। स्वाभाविक इससे खर्च भी कम होगा जी, समय की बचत होगी, स्वाभाविक रूप से। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विचार पहले भी बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो है समय समय पर व्यक्त किए गए हैं। सवाल इस दिशा में एक प्रयास है जी। टाइमलाइन क्या है? 2029 में हो पाएगा? हम लोग सुन रहे थे कि शायद जो है, जो चुनाव जो है 2027-28 के बाद होंगे, वो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसके पहले वाले जो हैं वो दोबारा होंगे, पर फिर से दोबारा 2029 में सब साथ होगा। समय के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत यदि मेरी इच्छा यदि आप पूछें तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द, जब भी हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, हमें वन नेशन वन इलेक्शन का यह सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए। और जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात पूछी, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसके बारे में इस समय नहीं बतला पाऊंगा, क्योंकि एक सामान्यतः यह परंपरा रही है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या मुद्दे हैं इसको हम पब्लिक नहीं करते हैं। जी। जब उसकी वो रिलीज होता है मैनिफेस्टो, उस समय देश को जानकारी होती है इसकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, आप लोगों ने इस बार उत्तराखंड में उसको लागू भी किया है। तो क्या कहते, अगले थर्ड टर्म में अगर मोदी जी का थर्ड टर्म आता है तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेशनल रोल आउट करेंगे? नेशनली आप लोग रोल आउट करेंगे? अब क्या करेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो आने दीजिए। मैंने पहले ही कहा जी, मैं कोई नहीं, मैं आपसे मैनिफेस्टो से हटकर आपका हमारा कमिटमेंट है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, पहले से हमारी मान्यता यही है। तो इसका मतलब जैसे कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है विरोध पक्ष के लोग अनावश्यक इसको एक जाति, पंथ अथवा धर्म के आधार पर इस प्रश्न को उछालने की कोशिश करते हैं। जी, कहते हैं कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है? नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जो जिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी की जो फेथ है, किसी का जो विश्वास है, उस पर किसी अथवा जिसके जो ट्रेडिशंस हैं उस पर कोई इससे चोट नहीं पहुंचने वाली है। CA था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए, और इस बार जब CA की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफ़ी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं,
तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये, और ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है जी। और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है, लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है जी। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं यदि उनका रजिस्टर तैयार होता है इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को जी। पाकिस्तान के सीएए में मुसलमान नहीं है, सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। तो एनआरसी आप कह रहे हैं कि आएगा अगले, उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में, आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या? वैसे एनआरसी से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी। अनावश्यक किसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है जी। और मैं समझता हूं विपक्ष को इन सब सारी चीजों से, अफवाहों से बचना चाहिए। विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। जी, बड़ा बयान है आपका। मंदिर वहीं बनाएंगे, आपका बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ी आपकी प्रॉमिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया। एक और आपका नारा था, एक और आपका नारा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त? क्या अगले कार्यकाल में इस पर भी काम आगे बढ़ाया जाएगा? आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो बात की थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था जी वो हम लोगों ने किया है जी। तो ये आएगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इस पे आपका पर्सनल मत भी जानना चाहूंगा। नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा तो मैंने पहले ही बताया। पर वैसे मथुरा काशी के बारे में यही मैं आप लोग तो पहले से कटिबद्ध हैं कि आप इलेक्शन मामला सब जुडिस है जी, मामला सब जुडिस है जी। अब तो ज्ञानवापी मुझे लगता है कि फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक चीज राजनाथ जी और कि काशी और मथुरा अपनी जगह पे है, पर यह सिलसिला कब तक चलेगा? कितने जगहों पे हम मंदिर बनाएंगे? क्या ये यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए कोई एक जगह पे कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे? मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि काशी और मथुरा के बाद हिंदुओं को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में हमको सब साथ में रहना है। तो इसका आपका अपना मत क्या है? नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं काशी मथुरा के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मामला इस समय सब जुडिस है, अदालत में अदालत में विचाराधीन है। मैं समझता हूँ अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो अदालत का फैसला होगा वह करेंगे, जैसा राम मंदिर के कोई संकोच नहीं है, अदालत का फैसला होगा करेंगे जी। और आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, कम से कम अदालत के फैसले को, चाहे कोई